हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम जनरल अवेयरनेस का 17वां वीडियो जो है डिस्कस करने वाले हैं। 16 वीडियो जो है ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए थे और ये है 17वीं वीडियो। ये वीडियो सुपर इम्पोर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए और जिन जिन एग्ज़ाम्स में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ये जिन जिन एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो है आज का वो कुछ इस प्रकार है कि हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम किसने सिंधु सभ्यता का नाम दिया था? सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। तो मैं बता दूं, हड़प्पा सभ्यता जो है इसको सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता कहा गया था सर जॉन मार्शल के द्वारा। सर जॉन मार्शल के द्वारा जो है इन्होंने जो है हड़प्पा सभ्यता को सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता कहा था। और सर जॉन मार्शल के निर्देश अनुसार ही दो व्यक्ति, जिनका एक का नाम था दया राम सहानी, ठीक है, जिन्होंने 1920 में हड़प्पा की खोज की थी। ठीक है, हड़प्पा की खोज की थी। दूसरे थे राखाल दास बनर्जी, जिन्होंने जो है 1921 में ठीक इसके एक साल बाद ही मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और हड़प्पा सभ्यता में एक वस्तु थी फायांस। ठीक है ना, फायांस कह सकते हो कि एक प्रकार की ये मिट्टी थी और इससे बने हुए पदार्थ जो होते थे वो काफ़ी कीमती हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि फायांस से बनी हुई जो वस्तु होती थी, मतलब फायांस जो है, इससे जो भी वस्तु बनाई जाती थी उसे बनाने में काफ़ी समय और काफ़ी मेहनत लगती थी। इस कारण इससे बनी हुई वस्तुएं जो होती थी वो काफ़ी महंगी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस्य की नृत्य करती मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस क्षेत्र से प्राप्त हुई है? किस क्षेत्र से प्राप्त हुई है? देखें, नृत्य करती हुई जो मूर्ति है ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से। और भी मोहनजोदड़ो से बहुत कुछ प्राप्त हुआ है और जो एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि पुजारी की मूर्ति एक, ठीक है ना, एक पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है और पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है वहाँ पर, पशुपतिनाथ। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवता माने जाते थे। ठीक है, और नरकंकाल, खुदाई के दौरान जो है कुएं से नरकंकाल मिला है, ये भी जो है मोहनजोदड़ो से ही जो है प्राप्त है हमें। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि जुते हुए खेत हड़प्पा सभ्यता में कहाँ मिले हैं, तो जुते हुए खेत मिले हैं कालीबंगन में। ठीक है, जुते हुए खेत। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सिंचाई के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो आपका आंसर होगा सेतुघेई से। सेतुघेई से जो है हड़प्पा सभ्यता के सिंचाई के अवशेष वहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो कालीबंगन से एक तो मैंने आपको बताया क्या, जुते हुए खेत, और यहाँ से धान और बाजरे के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, धान और बाजरे के अवशेष भी मिले हैं। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग वैदिक काल में रावी नदी का क्या नाम था? रावी नदी का क्या नाम था? तो मैं बता दूं, रावी नदी को कहा जाता था रिंग वैदिक काल में पुरुषणी नदी। ठीक है, क्या कहा जाता था? पुरुषणी नदी कहा जाता था। ठीक है, और भी कई प्रकार की नदियां थीं जिनका आज जो है नाम बदल चुका है, लेकिन पहले अलग नाम था। जैसे कि सतलज नदी। सतलज नदी को पहले कहा जाता था सातुद्री नदी। ठीक है, और चेनाब नदी को प्राचीन काल में कहा जाता था असिकनी नदी। ठीक है ना, असिकनी नदी। और झेलम नदी को पहले कहा जाता था वित्तिस्ता। ठीक है, और व्यास नदी को कहा जाता था
विपाशा, ठीक है ना, विपाशा कहा जाता था। तो ये हैं प्राचीन नाम भारत की नदियों के, ठीक है ना, एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको ये याद रखने हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं, क्योंकि हम यहाँ पर ऋग वैदिक काल की बात कर रहे हैं, तो जो हमारा वेद है ऋग्वेद, ये सबसे प्राचीन वेद है और ऋग्वेद में ही गंगा नदी का का उल्लेख है, ठीक है ना, गंगा नदी का उल्लेख है। एक बार जो है इसका इस शब्द का प्रयोग किया गया है गंगा नदी का, ठीक है। और यमुना नदी का जो है, यमुना नदी का जो है 2 बार नहीं 3 बार जो है शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध अनुयायी शासक इनमें से कौन नहीं है? कौन नहीं है? तो मैं बता दूं, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी शासक थे वो कई सारे थे। यहाँ ऑप्शन होता तो आंसर क्लियर हो जाता, लेकिन मैं खुद बता देता हूँ कौन कौन से शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। पहले थे बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। फिर थे प्रसन्नजीत, ठीक है, प्रसन्नजीत। फिर उसके बाद उदयन भी थे, उदयन और अशोक, अशोक सम्राट। ये चारों के चारों जो शासक थे ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपद में कौन सा जनपद जो है दक्षिण भारत में स्थित है? ये भी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे ये रूमा शर्मा पूछ रही हैं कि क्या ये नेट के लिए लाभदायक होगा सर? देखें, ये जो है ये एक प्रकार का जनरल अवेयरनेस की क्लास है और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इसमें क्योंकि मैंने जो है हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस और ज्योग्राफी सभी के क्वेश्चन जो है इंक्लूड कर रखे हैं, ठीक है। हालांकि मेनली जो पर्पस है इस वीडियो को बनाने का वो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बने रहें। तो क्वेश्चन ये है कि 16 महाजनपद में कौन सा जनपद जो है दक्षिण भारत में स्थित है? देखिए, 16 महाजनपद में से सिर्फ एक जनपद जो है जो दक्षिण भारत में स्थित है वो है असमक, ठीक है ना, असमक जनपद। और ये जनपद जो है ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और बौद्ध धर्म जब था, ठीक है ना, या कहें कि बुद्ध के समय जो है ये महाजनपदों की संख्या थी कुल 10, ठीक है ना। पहले बौद्ध के समय में महाजनपद या पहले इन्हें गणराज्य कहा जाता था, इनकी संख्या थी कुल 10। और महाजनपद के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है बौद्ध और जैन ग्रंथों से, जैसे कि एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, इससे भी हमें जानकारी मिलती है। और एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, ये जैन ग्रंथ है। इन दोनों ही ग्रंथ से जो है हमें महाजनपद के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था? किस अनुश्रुति के अनुसार? तो आपको याद रखना है सिंहली, इसका आंसर है सिंहली अनुश्रुति के अनुसार जो है अशोक जो था उसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके जो है सिंहासन को प्राप्त किया गया था, ठीक है ना, किया था उन्होंने। और ये चीज़ आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा गया है। अशोक के बारे में मैं बता दूं, अशोक के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है 2 अभिलेखों से। पहला था मास्की और दूसरा है गुजरा। ये 2 अभिलेख जो हैं
हमें अशोक के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हैं। अशोक ने जो है एक बहुत ही कह सकते हैं कि बड़ा युद्ध लड़ा था, जिसका नाम था कनिंग का युद्ध। कनिंग का युद्ध, ये युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, और ये एक ऐसा युद्ध था जिस युद्ध के परिणाम स्वरूप जो अशोक का हृदय है वो परिवर्तित हो गया था। ठीक है ना। इसके बाद वो जन कल्याणकारी नीतियों का निर्माण करने लगता है। ठीक है, तो आपको डेट याद रखनी है कि कनिंग युद्ध कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार इन शब्दों को क्रम में लगाइए। इन शब्दों को क्रम में लगाइए। पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, समाजवाद और संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न या प्रभुत्व संपन्न पर। ठीक है, इनको लाइन से लगाना है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, और इन शब्दों का जो सही क्रम है वो इस प्रकार है। पहले आएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है ना, पहले ये आएगा। फिर उसके बाद आएगा समाजवाद, ठीक है, फिर आएगा पंथ निरपेक्ष, और फिर आएगा उसके बाद लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, तो ये सही क्रम हो गया प्रस्तावना के अनुसार इन शब्दों का। संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। चलिए, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि संविधान की प्रस्तावना में इन शब्दों को लाइन से लगाइए, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो याद रखना, पहले सामाजिक आएगा, फिर आर्थिक आएगा, फिर राजनीतिक आएगा। ठीक है ना, ये तीनों प्रकार के न्याय की बात की गई है संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांतिपूर्ण, बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है आपको याद रखना है। इसका वर्णन है 19B में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19B में जो है इसका वर्णन है। जबकि अनुच्छेद 19A क्या कहता है? अनुच्छेद 19A ये कहता है कि भारत के सभी नागरिकों को जो है बोलने की स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 19C ये कहता है कि भारत के नागरिकों को संघ बनाने की जो है स्वतंत्रता होगी। 19D ये कहता है कि भारतीय नागरिक जो होंगे वो भारत के किसी भी क्षेत्र में आ जा सकते हैं। 19E जो है वो ये कहता है कि किसी भी देश के में जाकर के भारतीय नागरिक किसी भी देश के किसी भी क्षेत्र में जाकर के निवास कर सकते हैं। ठीक है, निवास कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। 19E में इसके बारे में बताया गया है। ये अनुच्छेद कई बार एग्जाम में रिपीटेड हैं और पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने बंद को असंवैधानिक घोषित किया था? तो वो राज्य था केरल। ठीक है, केरल के उच्च न्यायालय ने जो है बंद को गैर संवैधानिक या कहें कि असंवैधानिक घोषित किया था। ठीक है, 1997 में 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। ये किस अनुच्छेद के तहत है? तो याद रखें, इसका वर्णन है अनुच्छेद 231 में। ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो है एक ही उच्च न्यायालय स्थापित किया जा सकता है। जैसे कि हरियाणा और पंजाब का एक ही है चंडीगढ़ में। ठीक है ना, चंडीगढ़ हाई कोर्ट। और नॉर्थ ईस्ट में अगर हम लोग जाएं तो जो 7 सिस्टर्स हैं उनके लिए भी जो है एक ही हाई कोर्ट जो है बनाया गया है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये हाई कोर्ट जो है 7 सिस्टर्स का वो किस राज्य में स्थित है? ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में
ज़रूर बताएं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रख लेना है। और वर्तमान में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, तो वो हैं 24। सुप्रीम कोर्ट कितना है, तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक है। कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयन मंडल में ध्रुवीय प्रकाश की उपस्थिति को किस नाम से जाना जाता है? ध्रुवीय प्रकाश की उपस्थिति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सुमेरु ज्योति। ठीक है, ध्रुवीय प्रकाश की यहाँ पे बात की जा रही है आयन मंडल में, तो उसे नाम दिया गया है क्या? सुमेरु ज्योति। ठीक है ना, उत्तरी ध्रुव में नाम दिया गया इनका। और दक्षिणी ध्रुव में इसे क्या कहा जाता है? दक्षिणी ध्रुव में इसका नाम अलग है। दक्षिणी ध्रुव में से कहा जाता है कुमेरु, कुमेरु ज्योति। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और जो आयन मंडल है, आयन मंडल से नीचे अगर हम लोग आए, क्योंकि ये हमारे वायुमंडल की परतें हैं, अगर हम बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी के जो ऊपर वायु की परत है उसे हम कहते हैं क्षोभ मंडल। उसके ऊपर आप जाएंगे तो समताप मंडल, फिर उसके ऊपर आप जाएंगे तो मध्य मंडल, फिर ऊपर जाएंगे तो आप आयन मंडल, और फिर ऊपर जाते हैं आप तो वो आ जाता है बाहरी मंडल। तो जो क्षोभ मंडल है इसे सबसे महत्वपूर्ण परत माना जाता है हमारे वायुमंडल का, क्योंकि सभी मौसम संबंधी घटनाएं जो है इसी में होती है। इंग्लिश में इसे हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। जबकि जो ऊपर वाला ये समताप मंडल है, ये वाला, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। और इसी समताप मंडल में O3 यानी कि ओजोन गैस जो है पाई जाती है, जो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, अगर ये गैस कम हो जाएगी तो जो है सूरज की जो किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें, वो प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी पर आएंगी, जिससे कि स्किन कैंसर जैसी बीमारी होने का डर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारियाना ट्रेंच या कहें कि गर्त सर्वाधिक गहरी किस देश में स्थित है? तो याद रखें ये है फिलीपींस में, फिलीपींस में। ठीक है ना, और आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको इसमें याद रखना है। और भी कई प्रकार की गर्त हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, जैसे कि अटलांटिक महासागर की गर्त है रोमांच, रोमांस, रोमांस हो गया, और एक हो गया सैंडविच, सैंडविच गर्त। ये कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है ये है अटलांटिक महासागर में। ठीक है ना, अटलांटिक ओशन में। और उसके बाद जावा और सुंडा, जावा और सुंडा जो गर्त हैं ये कहाँ है, तो ये है हिंद महासागर में। ठीक है ना, इंडियन ओशन में। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जलधारा को यूरोप होगा यहाँ पर, ये मिसटाइप है यहाँ पर। ठीक है ना, न्यूयॉर्क होगा, सॉरी न्यूयॉर्क होगा यहाँ पर, ये मिसटाइप है, न्यूयॉर्क होगा यहाँ पर। किस जलधारा को न्यूयॉर्क के समीप शीतल दीवार कहा जाता है? तो याद रखना है आपको, इसका सही आंसर है लैब्राडोर, लैब्राडोर। ये ठंडी जलधारा है। ठीक है ना, ये ठंडी जलधारा है और इसे ही शीतल दीवार कहा जाता है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। ठीक है ना, और अगर आपसे पूछ ले यूरोप का गर्म कंबल किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है गल्फ स्ट्रीम को। ये भी जो है जलधारा है। ठीक है ना, गल्फ स्ट्रीम, और इसे यूरोप का कंबल कहा जाता है। और कुछ ठंडी जलधाराओं के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, ठंडी जलधारा कौन कौन सी हैं, जैसे कि हम्बोल्ट, ठीक है ना, हम्बोल्ट, और उसके बाद कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, और ग्रीनलैंड भी जो है वो ठंडी जलधारा है, एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है ना, और केनारी, फ्रॉकलैंड, नेक्स्ट है बेगुएला। ये सारी की सारी जो जलधाराएं मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी ठंडी जलधाराएं हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थानों को क्रम में लगाइए। और सूर्य के, अच्छा एक मिनट, ये क्वेश्चन यहाँ पे मिक्स हो गया, डबल क्वेश्चन लिख गए यहाँ पर, ठीक है। क्रम में लगाइए, विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थानों को क्रम में लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो होती है मॉनसून में, ठीक है ना, मॉनसून में। कहाँ है ये है मेघालय में। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, वो होती है लेह में, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर और भी क्षेत्र होते तो उन्हें क्रम में लगाया जा सकता था, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो इसमें ऐसे ही होगा, ठीक है ना, मॉनसून। फिर उसके बाद अगर भारत में पूछता तो चेरापूंजी आ जाता है, ठीक है ना। चेरापूंजी दूसरे नंबर पर है जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। ओके, अच्छा, इसी के अंदर ये दूसरा क्वेश्चन भी आ गया। सूर्य का बाहरी भाग जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कोरोना, ठीक है ना, कोरोना कहते हैं उसे। आपने देखा होगा जब जो है ये सूर्य ग्रहण होता है तो सूरज के किनारे किनारे का भाग जो है हमें दिखाई देता है, तो इस भाग को जो है भूगोल में हम कोरोना कहते हैं, ठीक है। और जो सूरज का प्रकाश है वो पृथ्वी पे कब आगे कितने समय में आता है, तो आपको याद रखना है 8 मिनट 18 सेकंड में, ठीक है। सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो याद रखना है 3 × 10⁸ मीटर सेकंड, ठीक है ना। ये जो है चाल है, स्पीड है सूरज की, ठीक है ना, सूरज के प्रकाश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोथैलेमस का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है? तो हाइपोथैलेमस जो होता है ये संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ठीक है, संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, जैसे कि भूख लगना, ठीक है ना, प्यास लगना और ठंड लगना, गर्म लगना, ये सब जो है संवेगात्मक क्रियाएं होती हैं और ये सब जो है कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, सबको पता है कि गन्ने से जो है चीनी बनती है, ठीक है। तो चीनी को सफ़ेद करने के लिए क्या किया जाता है? तो उसमें मिलाया जाता है एनिमल चारकोल, इसका इस्तेमाल किया जाता है चीनी को सफ़ेद रंग देने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में याद रखना है इसमें पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, ठीक है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही के अंदर, ठीक है। और इमली में कौन सा पाया जाता है? इमली में पाया जाता है, याद रखना है आपको, टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ठीक है ना, ये इमली में पाया जाता है। और संतरे में कौन सा पाया जाता है? तो संतरे में पाया जाता है सीट्रिक अम्ल, सीट्रिक अम्ल। और चींटी के डंक में कौन सा पाया जाता है? तो चींटी के डंक में पाया जाता है मेथेनाइल फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, ठीक है। तो ये सब जो क्वेश्चन हैं ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोबोराइनर द्वारा त्रिक सिद्धांत कब दिया गया था? तो डोबोराइनर का जो त्रिक सिद्धांत है ये दिया गया था 1817 में। इन्होंने जो है एलिमेंट्स जो हैं हमारे पृथ्वी पर उनको सीक्वेंस वाइज लगाया था, ठीक है ना, लाइन से लगाया था या कहीं कि क्रम में लगाने का कार्य किया था, ठीक है ना। तो 3 पार्ट्स मतलब 3 एलिमेंट्स को अलग अलग करके इन्होंने जो लाइन में लगाया था, इसी कारण जो है इनके सिद्धांत को त्रिक सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। डोबोराइनर के बाद आए थे न्यूलैंड्स, ठीक है, न्यूलैंड्स। इन्होंने अपना जो वर्गीकरण किया था वो किया था 1866 में। फिर इसके बाद आए थे मेंडलीफ आए थे, और फिर उसके बाद आए थे मोज़ले, हेनरी मोज़ले। इन्होंने 1913 में जो है अपना सिद्धांत दिया था तत्वों से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो ये तो था हमारा वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किए लगभग 20 से 22 क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।